सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, देखो एक वाइटल कैपेसिटी ना विदाउट टाइम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, वो ये वाला है। और एक वाइटल कैपेसिटी ना टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, वो होगा टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, पहले नॉर्मल वाला देखते हैं। ठीक है, अब सबको पता है वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। देखो, आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन, पहले डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन करना है, उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन। तो ये क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी किसके इक्वल होगा, देखो पहले क्या करना है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फिर जितना हो सके उतना इंस्पिरेशन करना है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। और ऑलमोस्ट इस बुक के हिसाब से देखें तो कितना आता है, 4600 ml। ये क्या है, इंदु खुराना का डेटा है। ठीक है, इन अ नॉर्मल एडल्ट मेल के केस में। तो ये वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है वाइटल कैपेसिटी का, ये पूछा जाता है। तो देखो, वाइटल कैपेसिटी ना स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल असेसमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, देखो एस्टिमेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी अलाउज द असेसमेंट ऑफ मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी एफर्ट्स, और इससे क्या पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अदर आस्पेक्ट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस थ्रू फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ये वाला हम लोग आगे देखेंगे कि फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वाइटल कैपेसिटी का रोल है। स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हो गया और फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, यहाँ वाली बात हो गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइटल कैपेसिटी, दो फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, मतलब नॉर्मल है वो, ठीक है, कोई डिजीज़ नहीं है। पैथोलॉजिकल फैक्टर मतलब किसी डिजीज कंडीशन में वाइटल कैपेसिटी कैसे अफेक्ट हुआ वो होता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं। तो पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ द थोरैसिक कैविटी। अब डेफिनेटली मेल्स में साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या होती, लार्ज, तो वाइटल कैपेसिटी मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और मोर मसल पावर के कारण ये भी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेल्स में क्या है, मसल पावर ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है एज। ओल्ड एज में वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाता है ओल्ड एज में। स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, अब देखो कोई स्विमर है या कोई डाइवर है तो डेफिनेटली वाइटल कैपेसिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि स्विमर और डाइवर्स में जो स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स है वो ज़्यादा, देयरफॉर वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी उनमें। ग्रेविटी में देखते हैं ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में वाइटल कैपेसिटी मोर होती है देन सिटिंग एंड लाइंग। क्यों, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम जो है वो नीचे मूव कर चुका है। ठीक है, और स्टैंडिंग पोजीशन में ही पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होता है ना वो घट जाता है, क्योंकि वीनस रिटर्न घट चुके हैं। ठीक है, तो इन दो रीजंस की वजह से स्टैंडिंग पोजीशन में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा है। ये क्या था, पल्मोनरी ब्लड फ्लो घट गया। पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्यों घट गया, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में वीनस रिटर्न घट गया। वीनस रिटर्न क्यों घटा, कि ब्लड जो है वो पेरिफेरल पार्ट्स के तरफ डाइवर्टेड हो गया, अपर लिम्स में चला गया, लोअर लिम्स में चला गया, ये जो पेरिफेरल पार्ट्स है वहाँ पे ब्लड डाइवर्ट हो गया, तो वीनस रिटर्न घट गया और पल्मोनरी ब्लड फ्लो घट गया, जिससे वाइटल कैपेसिटी बढ़ गया। प्रेगनेंसी में क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे थोरैसिक कैविटी का साइज जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हो गया अपने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइटल कैपेसिटी, ये देखते हैं। ठीक है, तो असाइटिस में क्या देखने को मिलता है, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये असाइटिस में देखने को मिलता है। वाइटल कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू सेम रीजन एज इन प्रेगनेंसी, तो जब एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, कुछ डिजीज़ होंगे जैसे पल्मोनरी फिब्रोसिस, एम्फाइजिमा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन, इन सारे डिजीज़ के केस में वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
तो ये हो गया पूरा वाइटल कैपेसिटी, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ठीक है, अब आते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी या टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी। देखो ये कुछ भी नहीं है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ना इन शॉर्ट याद रखने के लिए वाइटल कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। देखो कैसे है, forced vital capacity is the maximum volume of air which can be breathed out as forcefully and rapidly as possible following a maximum inspiration। ये सेम ही डेफिनेशन है। देखो वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या था, बस ना हम क्या करेंगे ना, वाइटल कैपेसिटी के डेफिनेशन में 2 वर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या था, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल आफ्टर लंग्स फ्रॉम लंग्स आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन फोर्सफुली एंड रैपिडली। ठीक है, यही क्या है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। बस 2 वर्ड ऐड करना है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन और उस डेफिनेशन में एज फोर्सफुली एंड एज रैपिडली एज पॉसिबल, ये 2 वर्ड ऐड कर देंगे तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, रैपिड, फोर्सिबल एंड कंप्लीट एक्सेलेशन होना चाहिए। ठीक है, फोर्सफुली एंड रैपिडली करेंगे तभी तो वो टाइम फैक्टर आएगा, तभी तो एक्सप्रेस्ड होगा पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो यही है अपना टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अब कंपोनेंट्स ऑफ टीवीसी टाइम वाइटल कैपेसिटी देखते हैं। देखो FeV1 क्या है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड या 1 सेकेंड। ठीक है, इन फर्स्ट सेकेंड, किस चीज़ का फर्स्ट सेकेंड, एक्सेलेशन का फर्स्ट सेकेंड। और ये नॉर्मल कितना होता है, 80% होता है, नॉर्मल 80% ऑफ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी या फिर फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, इट इज़ यूज्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एयरवे डिजीज। इसी FeV1 के वैल्यू को हम लोग डिजीज़ को स्क्रीन करने में यूज़ करेंगे। राइट, यूनिट क्या है, लीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी पता है। FeV1% इज द परसेंट ऑफ FVC एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, कुछ नहीं है, FeV1% बोल रहा है, तो FeV1 डिवाइडेड बाई FVC मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये हो जाता है, तो ये हो गया FeV1। अब FeV2 देखते हैं, तो फिर से वही चीज़ है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 2 सेकेंड, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, वहाँ क्या था, फर्स्ट सेकेंड था, यहाँ क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ एक्सेलेशन। ठीक है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 95% ऑफ FVC होती है। राइट, अब सिमिलरली FeV3 क्या है, तो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ एक्सेलेशन में कितना निकला, तो वो निकलता है 98 to 100%। ठीक है, 98 to 100% ऑफ FVC। ठीक है, तो ये हो गया टाइम वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन। डेफिनेशन में बस स्पेशल स्ट्रेस फोर्सफुली और रैपिडली पे देना था। ठीक है, ये वाली वर्ड। कंपोनेंट्स में देखा FeV1, FeV2, FeV3। ठीक है, और FeV1 का रोल था क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था। अब देखते हैं है क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो ये है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो बस ये लाइन याद रखना है। ठीक है, हाईलाइटेड याद रखना है, बट ये इंपॉर्टेंट है। देखो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं। राइट, देखते हैं पेशेंट्स विथ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होता है, काइफोस्कोलियोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, देखो डिजीज रेस्ट्रिक्टिव है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये पता लगाएंगे टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी देख के। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कौन कौन से होते हैं, काइफोस्कोलियोसिस, ठीक है, या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस होते हैं।
अब रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में होता क्या, ये फीचर्स याद रखने, राइट। FVC रिड्यूस्ड हो जाएगा, फ्लो रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से FEV1 नॉर्मली कितना होता है 80%, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 80%, ये याद रखना है, ठीक है। ये फीचर्स याद होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज के पेशेंट में FVC की वैल्यू घटेगी, फ्लो रेट बढ़ेगा और FEV1 परसेंटेज 80% से ज़्यादा होगा। और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज कौन सा होता है, काइफोस्कोलियोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के पेशेंट्स में। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के पेशेंट्स में देखते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के पेशेंट्स में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ कौन सा हो सकता है, ब्रोंकियल एस्थमा। तो एस्थमा के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्टिव में फ्लो रेट क्या हो गया था, बढ़ गया था, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयरवे रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। वहाँ FEV1 परसेंटेज 80% से ज़्यादा था रेस्ट्रिक्टिव में, ऑब्स्ट्रक्टिव में एबनॉर्मली लो है, ठीक है, बहुत कम है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और इस तरह से FEV1 की वैल्यूज़ को देखकर 80% से ज़्यादा है या एबनॉर्मली लो है, हम इजीली बता सकते हैं कि डिजीज़ जो है वो रेस्ट्रिक्टिव है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर, ठीक है। वही चीज़ है, देखो FEV1 इज रिप्रोड्यूसिबल हाईली सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी एंड टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, ओके।